हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के ऐसे टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राइट टू स्पीच। और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट ऐसे का टॉपिक है बोलने की स्वतंत्रता पाबंदी के साथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके लिए इस बार के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्जामिनेशन के लिए। तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। साथ में जैसे आप पीडीएफ डाउनलोड करते हैं टेलीग्राम के स्टडी स्प्रिंग चैनल से, वैसे आप डाउनलोड करते रहें। क्विजेस वहां पे अपलोड होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आप पार्टिसिपेशन कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजा कीजिए। हम आपके लिए आपके वीडियोस में नाम आएंगे। इस बार के क्विजेस में संदीप कुमार ने 5 में 5 नंबर लाए हैं, उनका नाम यहाँ पे है। चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। पहला अगर इंट्रोडक्शन के ऊपर आइएगा राइट टू स्पीच में आर्टिकल 19(1) और ए के तरफ। तो टुडे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप स्वतंत्रता के अधिकार को देखिएगा तो यहाँ डिस्कस किया गया हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू भारत के जो लोग होंगे उनको बोलने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया गया हुआ है। बात वैसे करेंगे वो जिसमें भारत के इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी के ऊपर कोई भी खतरा नहीं आएगा, या फिर ऐसे बात नहीं करेंगे जो भारत विरोधी होगा। इस कारण से आर्टिकल 19A और जो 19(1) जो है इसमें इसको मेंशन किया गया हुआ है और इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन लगा दिए गए हुए हैं। जिस टर्म एंड कंडीशन के अंडर में सारे लोग बोलते हैं और ये कभी भी भारत के विरोध में नहीं हो सकता है और भारत के इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी के विरोध में नहीं हो सकता है, ये मेंशन किया गया हुआ है। लेकिन इसको अगर हम लोग सेंटेंस के ऊपर लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे कि वाक्य या बोलने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के क के तहत भारतीय व्यक्तियों को दिया गया एक मौलिक अधिकार है, जिससे व्यक्ति अपने बातों को स्वतंत्र रूप से रखते हैं। तो ये जो दिया गया हुआ है ये फंडामेंटल राइट, इसमें व्यक्ति अपने बातों को जो भी उनकी बातें हैं उसको वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका माध्यम कुछ और हो सकता है। इसका माध्यम या तो वो लेटर के थ्रू लिख सकते हैं, या फिर आप सोशल साइट के थ्रू लिख सकते हैं, या फिर आपको जिस माध्यम से लिखना होगा आप उसके थ्रू लिख सकते हैं। और यही रीजन बन करके आया हुआ था जिसमें इंटरनेट को जो है वो फंडामेंटल राइट का एक भाग बोल दिया गया हुआ था केरल हाईकोर्ट के तरफ से। तो इसी कारण ये काफी ट्रेंडिंग में रहा हुआ टॉपिक है और इसको मेंशन किया गया है। बाकी ये हम लोगों का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा। बाकी बॉडीज के ऊपर अगर हम लोग आएंगे तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि बोलने की स्वतंत्रता हर एक लोगों के पास है और कब कहाँ किसके लिए किस तरीके का वर्ड यूज किया जा रहा है अभी ये इम्पोर्टेंट हो चुका है। क्योंकि जो भी टर्म एंड कंडीशन लगाए गए हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ से उन सारे को इस नियम को बनाने वाले लोगों के तरफ से ही ताक पे रखा जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। और कुछ लोगों के द्वारा उकसा करके इस तरीके के काम किए जाते हैं। ये आज चिंता का विषय है पूरे भारत के लिए, क्योंकि आज जो है वाक्य स्वतंत्रता बिल्कुल चिंता के विषय बनी हुई है, क्योंकि ये राष्ट्र की एकता और गरिमा के ऊपर खतरा बनते जा रहा है। आपने शर्जिल इमान और कन्हैया कुमार जैसे लोगों को देखा होगा। इन लोगों के ऊपर जो है चार्जशीट दायर किया गया हुआ था और उसमें 1200 पेज का चार्जशीट दायर किया गया हुआ है और इसमें लिखा गया कि इन्होंने भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे के नारे लगाए थे। इस तरीके के नारे लगाने वाले लोग फंडेड होते हैं किसी दूसरे देश से, या फिर इनको ऐसे नेता के द्वारा इनको प्रोत्साहन दिया जाता है जो ऐसा चाहते हैं कि इस तरीके से राजनीति किया जाए कि देश को डिफेम किया जाए। इस तरीके के लोग भी हैं। और यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो है वो अभी अगर यूथ पॉलिटिक्स का बात करें तो भारत में सबसे अधिक यूथ पॉलिटिक्स यहीं पे पलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी मतलब गरिमा और एकता के ऊपर जो खतरा बनते जा रहा है ये वाक्य स्वतंत्रता, इसको देखना है और इसके ऊपर कुछ और कठिन नियम लगाने की बात कही गई है यहाँ पर। बाकी अगर देखें हम लोग तो भारतीय संविधान के तहत दिए गए पथ प्रदर्शन के बाद भी ऐसे कृतियों पर सही कार्रवाई नहीं हो पा रही है। शर्म की बात है। ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट था जिसमें ये बोला गया कि जिस तरीके के टर्म एंड कंडीशन लगाए गए हुए थे उसके बाद भी अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता है ये शर्म की बात है भारत के लिए। और दूसरी बात, दिल्ली में जो चार्जशीट दायर किया गया हुआ था कन्हैया कुमार के ऊपर, इस चार्जशीट में ये बोला गया हुआ है कि कन्हैया कुमार
ने भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे के नारे जो लगाए गए हुए थे, इसमें उन्होंने इसको रोकने का काम नहीं किया, जबकि वो उसी पार्टी के थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कन्हैया कुमार की अध्यक्षता में ही वो सारे काम हो रहे थे। तो उसके अध्यक्ष जो थे वो कन्हैया कुमार ही थे, लेकिन प्रोटेक्शन में आने के लिए उनको केवल इस बात के लिए उनको डिफेम किया गया कि आपने इस तरीके के नारे को रोका नहीं। तो आप इन्वॉल्व किसी भी तरीके से हो, लेकिन इन्वॉल्व आप इस प्रक्रिया में हो। बाकी सरकारें उनको जिस तरीके से भी प्रोटेक्शन दे रही है वो अलग की बात है, लेकिन इस तरीके की वाक्य स्वतंत्रता के ऊपर आज सोचने की जरूरत है। देश के एकता और अखंडता के ऊपर अब क्वेश्चन मार्क्स लगाना स्टार्ट कर दिया है। बाकी अगर हम लोग देखेंगे इसके ऊपर, तो आज इस तरीके की घटनाएं रेगुलर वे में आपको दिखाई देती होंगी, और ये जो घटनाएं होती है वो देश में टुकड़े टुकड़े गैंग की तरफ से ही किया जाता है। और यही टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो फंडेड होते हैं किसी दूसरे देश से, जिसमें पीएफआई के लोग भी होते हैं, शर्जील इमाम जैसे लोग भी होते हैं, और सीएए और फिर एनआरसी और जैसे जो देश में एक अच्छे स्टेप लिए जाते हैं उसके अगेंस्ट में विरोध करने वाले लोग भी आते हैं यहाँ पे। बाकी अगर उनसे इस सारे चीजों का इंफॉर्मेशन पूछा जाए कि ये है क्या, तो वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे के नारे लगाएंगे। तो इस तरह की स्वतंत्रता अगर दी गई हुई है कि आप अपने राइट टू एक्सप्रेशन अगर है आपके पास, तो उसमें जो टर्म एंड कंडीशन है उसको भी फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, जिसको अगर फॉलो नहीं भी किया जाता है, इस तरीके के स्टेटमेंट भी दिए जाते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से आज कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर गवर्नमेंट को वर्क करने की ज्यादा जरूरत है। बाकी अगर हम लोग देखेंगे इस तरीके के जो घटनाएं वो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, जैसे कि आपने जेएनयू का नाम सुना है, आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटी का नाम सुना है जिसमें इस तरीके के गुट पल रहे होते हैं जो देश को तोड़ने का काम करते हैं। उनको विदेश से फंडेड किया जाता है कि आप पढ़ाई करें, उनको इसीलिए भेजा जाता है कि आप इस तरीके से पढ़ाई करें और देश और उस यूनिवर्सिटी में 25 साल 30 साल 15 साल तक कम से कम पैर जमाए रखे, और इस तरीके से आप पैर जमाए कि इस यूनिवर्सिटी में आप जाकर के आसानी से जो है वो यूथ को मोटिवेट करे, उनका माइंड वॉश करे, और फिर जो है कि देश को तोड़ने का काम करे। इससे ग्लोबल लेवल पे, जियोपॉलिटिकल लेवल पे देश का जो अगर आप बोले तो एक उसका जो इमेज है वो बहुत गंदा होता है। और इस तरीके की बात आप देखते होइएगा कश्मीर में, जो कश्मीर सेपरेटिस्ट लोग होते हैं वो लोग करते हैं, और कश्मीर में एक लेखक जो भारत विरोधी काम करते हैं उसको भी इस तरीके से अवार्ड दिया जाता है केवल इस काम के लिए कि वो भारत के विरोध लिखता है। वो कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के लिए लिखता है, तो वो उसको राइट टू एक्सप्रेशन है अगर, तो आर्टिकल 370 को हटाने के ऊपर इस तरीके के बात लिखता है जो भारत विरोधी होते हैं, फिर भी उसको विदेश में अवार्ड दिया जाता है। इस तरीके के काम जो है वो गवर्नमेंट को इस तरीके के स्टेप के ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है। और जब इस तरीके के लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाता है, तो अगर आप ह्यूमन राइट्स वाले जो लोग होते हैं, ये ह्यूमन राइट्स वाले जो देश को बोलते हैं कि हम एक ही माला में पिरो कर रखने का काम करेंगे, वो लोग सबसे पहले झंडे लेकर खड़ा होते हैं ह्यूमन राइट्स का कि इनके ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन होता है, ह्यूमन राइट्स का असैसिनेशन हो रहा है। तो इस तरीके के लोग भारत में हैं और भारत के विरोध में काम कर रहे हैं, तो मानवाधिकार का झंडा लेकर के खड़ा हो जाते हैं बीच में। ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है और उनके ऊपर एक्शन लेने का बहुत ज्यादा जरूरत है। इस पूरे टर्म एंड कंडीशन में अगर आप देखिएगा तो भारत की जो पत्रकारिता है उसको अब जीरो बना दिया गया है। इसमें पत्रकारिता अगर आप देखें तो न्यूज चैनल की तरफ से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक्शन जो है कुछ समय के बाद तक ठंडे पड़ते चले जाते हैं। जिस तरीके से कन्हैया कुमार के ऊपर का एक्शन था जो ठंडा पड़ते चला गया, और वो इलेक्शन के बाद फिर वो सारे प्रोसीजर ठंडे पड़ जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जो अगर बोले तो आप न्यूज चैनल वाले तभी इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं जब उससे उनके टीआरपी वसूलने की बात आती है। तो यहाँ भी उनकी जो भूमिका होते जा रही है वो शून्य होते जा रही है। इसके ऊपर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मीडिया जो है वो समाज में सेवक का सबसे ज्यादा काम करता है, न कि उसका जो मेन मोटो होता है वो पैसा कमाना होता है। बाकी अगर आए हम लोग तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स, इस तरीके के जो घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी वो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे देखने को मिलती है, इंटरनेट के माध्यम से, या फिर छोटे छोटे स्तर पर इस तरीके के जो आप देखें तो प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं। ये छोटे छोटे स्तरों पर होता है। जो
पूरे देश में अगर आप देखें तो अगर अच्छे स्टेप भी लिए जाते हैं, जैसे अभी कृषि बिल के लिए स्टेप लिया गया, फिर भी पंजाब में पूरी तरीके से प्रोटेस्ट किया गया। ठीक उसी तरीके से सीए और एनआरसी के लिए स्टेप लिया गया हुआ था, पूरा शाहीन बाग ब्लॉक हो चुका था। जेएनयू में इस तरीके के प्रॉब्लम आए हुए थे, और भी बहुत सारे दिल्ली की यूनिवर्सिटी थे जिसमें लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। जबकि अगर सही तरीके से उनसे सीए एनआरसी के बारे में पूछा जाए तो वो उस तरीके से उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं जो सीएए और एनआरसी में लिखा गया हुआ है। किसी भी तरीके से वो ये चीज कंफर्म नहीं कर सकते कि सीए भारत विरोधी है या फिर एनआरसी भारत विरोधी है, लेकिन फिर भी प्रोटेस्ट उनको करवाया जाता है, उनका माइंड वॉश करके उनसे उनको फंड दिया जाता है प्रोटेस्ट करने के लिए। क्योंकि अगर शाहीन बाग में बिरयानी खाने के लिए पैसा आता है, वो वहाँ के रहे गरीब लोगों के पास से नहीं आता है, वहाँ फंडेड होते हैं वो पैसे, फंड किए जाते हैं पीएफआई के थ्रू और भी देश विरोधी जो एनजीओ यहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं उनके थ्रू से। तो इन सारे चीजों के ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत है, एक्शन इमीडिएट लेने की जरूरत है, क्योंकि देश की एकता और अखंडता से बड़ी और कोई चीज होती नहीं है। और राइट टू एक्सप्रेशन का एक लिमिट होता है जिसके ऊपर व्यक्ति को भी सोचने की जरूरत है। अगर फंडामेंटल राइट है तो ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट का दुरुपयोग आप इस तरीके से कर रहे हैं कि वो देश को ही खत्म कर दे। तो इस तरीके के बात के ऊपर भी सोचने की जरूरत है। बाकी अगर हम लोग इसके कंक्लूजन के ऊपर आएंगे तो सरकार को ऐसे देश विरोधी तत्वों के ऊपर जल्द कार्रवाई करने की जरूरत होगी, क्योंकि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है इसके आड़ में पूरे समाज में राष्ट्र के टुकड़े टुकड़े करने में लगे हुए हैं। जिस तरीके के जो गैंग होते हैं वो राष्ट्र को, जो अगर बोले तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आड़ में क्या करते हैं कि पूरे समाज को टुकड़े टुकड़े करने के चक्कर में लगे होते हैं। एक कम्युनिटी होता है जो मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक कम्युनिटी होता है जो हिंदू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, टोटली पोलराइजेशन होता है इसमें। और फिर एक ऐसा समय आता है जब इस तरीके के मुद्दे को लेकर के पूरे देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात कही जाती है, जो आपका जेएनयू में होता है, जो आपका शाहीन बाग में प्रोटेस्ट करने के थ्रू होता है, और जो रोज की घटनाएं आपको यूट्यूब और सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं। ये सब छोटी मोटी बातें हैं जो लगातार होती रहती हैं, लेकिन ये छोटी मोटी बातें जो है ये बाद में जो इस तरीके के प्रॉब्लम्स लेकर के खड़ा होती है, तो एक तरीके से आप देखें तो पूरे देश को अलग अलग ध्रुव में बांटने का काम करती है। तो गवर्नमेंट को इस तरीके के जो इनिशियल स्टेप है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे, तभी जाके हम अपने देश की जो इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी है उसको बचा करके रख पाएंगे। ये इम्पोर्टेंट है। और बाकी ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के ऊपर तो इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे वो सर्जिल इमान हो, चाहे और भी इस तरीके के जो लोग हो। क्योंकि ऐसे एक दो व्यक्ति जो होते हैं वो कुछ लोगों को सह देते हैं जो हजार बनते हैं और हजार से लाख बनते हैं, फिर टेस्ट में सरकार को मजबूरन झुकना पड़ता है। जबकि ये यहाँ पे आकर के ये जो आड़ लेते हैं वो आ जाता है आपका मानवाधिकार का, इसके बाद है राइट टू एक्सप्रेशन का। लास्टली जो है राइट टू एक्सप्रेशन के आड़ में ही इस तरीके के प्रॉब्लम्स जो है वो सामने आती है। गवर्नमेंट के प्रोटेस्ट करना अलग बात है, लेकिन देश को तोड़ना और देश के विरुद्ध बोलना एक अलग बात है। और अगर इस तरीके के काम किए जाते हैं, इस तरीके का अगर घटना सामने आता है, तो गवर्नमेंट को इस पे चुप्पी धारण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक लोग जो है वो 1 लाख की संख्या में बन करके आएंगे भविष्य में। तो अगर राइट टू एक्सप्रेशन दिया गया हुआ है तो उसमें कुछ प्रतिबंध भी हैं, तो अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन ले रही है तो सही है। और इसके साथ ही रिक्वेस्ट सभी लोगों से होगा जो लोग इस तरीके का काम करते हैं, जो राइट टू एक्सप्रेशन का सहारा लेकर के देश को तोड़ने की काम करते हैं, उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि आप इस देश में रह रहे हो और इसकी एकता और अखंडता आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि दूसरों के लिए। तो ये सारी चीज है। इसमें हम लोगों ने 340 जो है वो शब्द है यहाँ पे, आप देखें तो लेटर है जिसमें हम लोगों ने पूरे इसे को कंप्लीट कर दिया है। इम्पोर्टेंट है, इसमें आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं बाकी के चीज़ों को। तो ये था आज के वीडियो के लिए जिसमें हम लोगों ने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया। बट आपको लगता है कि चैनल इम्पोर्टेंट है आपके लिए तो सब्सक्राइब एंड शेयर करें। साथ में पीडीएफ आप जैसे डाउनलोड करते हैं करते रहे, क्विज़ेस का मजा तो मिलता ही है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया, बोलने की स्वतंत्रता पर पाबंदी के साथ। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको एक नया टॉपिक मिलेगा। थैंक यू, गुड बाय।